कैंसर, अ वर्ड विच ब्रिंग्स फियर एंड अनसर्टिनिटी, बट क्या आपको पता है कि टाइमली डायग्नोसिस और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कैंसर से लड़ना और जीतना भी पॉसिबल है। आज हम बात करेंगे कैंसर के हर एस्पेक्ट के बारे में, फ्रॉम इट्स कॉजेज टू प्रिवेंशन एंड द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन इट्स ट्रीटमेंट। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल, वेयर health meets conversation. I am your host, Dr. Chetan, and today we will be diving into the world of cancer, know its complexity, and burst the myths surrounding it. So, to understand this better, joining us today is Dr. Manish Singhal. He is a medical oncologist practicing in Apollo Hospitals, Delhi. Hello, doctor. Welcome to our show that is Beyond the Pill. और इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर अस कि आज वर्ल्ड कैंसर डे के ओकेशन पे हम आपके साथ ये एपिसोड शूट कर रहे हैं. सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? I'm feeling very excited and I think you have got a lot of questions for me. आपके पास काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं तो I'll be very happy to answer them. अगर इन सवालों के आंसर से किसी का भला हो सकता है तो why not? And Yes. that is the theme of World Yes, Cancer Day. awareness, and there's no one better than you, I am sure, जो इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के बारे में हमको हेल्प कर सके. सो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, अगर ऐसे पॉपुलेशन है जो छोटी शहर से है या गांव से है, अगर आपको उनको समझाना है कि एग्जैक्टली कैंसर क्या होता है और ये कैसे डेवलप होता है, तो आप क्या कैसे समझाएंगे? देखिए अब कैंसर के बारे में अवेयरनेस काफ़ी हद तक पहुंच चुकी है. मैं को 15 साल हो चुके हैं कॉलेजेस बने हुए और ये बात मैं 2010 में भी करता था, वही बात अब कर रहा हूँ. बट डेफिनेटली कैंसर अवेयरनेस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी है. बट अगर हम सिंपल तरीके से इस बात को बोलें, जब आपके अपने ही सेल्स अनकंट्रोलेबल ग्रोथ लेने लग जाएं या इस तरह से बढ़ने शुरू हो जाएं कि वो अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ते चले जा रहे हो, तो इस तरह की गांठ को, इस तरह के ट्यूमर को हम कैंसर कहते हैं, जिसमें कैपेसिटी होती है कहीं और स्प्रेड कर कर नए नए घर बनाने की आप ही के शरीर में, और आप ही के शरीर का न्यूट्रिशन खा जाने की, जिससे आप वीक हो जाएंगे और बाकी ऑर्गन फंक्शंस डैमेज हो सकते हैं. इसको हम कैंसर कहते हैं, यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ योर ओन सेल्स. तो क्या आपको लगता है कि पहले से कम, जैसे भी आपने मेंशन किया कि 15 इयर्स बैक भी आप सेम चीज़ कह रहे थे, तो अब कैंसर पेशेंट्स जो है उनका फुटफॉल आपके क्लिनिक में ज़्यादा बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू 15 इयर्स बैक? यस, डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ गया है. बट ऑफ कोर्स एवरीबडी ग्रोज इन प्रोफेशन, सो मेरा वर्कलोड पहले से ज़्यादा बढ़ गया है. But maybe because I'm more popular now than what I was 15 years back. But other than that, I think the incidence of cancer has also increased. हाँ, so what could be the primary causes for that? So प्राइमरी कॉजेज के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. आप घर के बाहर जाकर थोड़ी सी लंबी सी सांस ले लो, आपको पता चल जाएगा. Pollution. एयर पोल्यूशन. Correct. ये तो आप वो चीज है, ये ऐसी प्रक्रिया है जो आप हर समय कर रहे हो. आप कितनी देर के लिए नाक बंद करके बैठ सकते हो या सांस बंद करके बैठ सकते हो? ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम हमेशा कर रहे हैं. आपका वातावरण, आपकी हवाई प्रदूषित है. पानी को छोड़ दीजिए, सब्जियों को छोड़ दीजिए, खाने पीने को छोड़ दीजिए, लाइफस्टाइल को भी छोड़ दीजिए. ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप हर समय कर रहे हो और उसके बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. पर फिर सर ऐसा क्यों है कि वही सांस आप भी ले रहे हो, मैं भी ले रही हूँ, और जो कैंसर पेशेंट है वो भी ले रहा है, पर कैंसर उसी स्पेसिफिक इंसान में क्यों डेवलप हो रहा है और हम में क्यों नहीं? सो गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि कैंसर उसी में क्यों हो रहा है. सो ऐसा नहीं है कि उसको हो रहा है तो आपको कभी होएगा ही नहीं. ये तो टाइम की बात है ना. हर स्मोकर, हर आदमी, जो हमें सबको मालूम है, धूम्रपान करने वाले, यानी जो सिगरेट का पैकेट आपने देखा ही होगा, हम सब लोगों ने देखा हुआ है, उसके ऊपर एक फोटो बनी होती है बड़ी डरावनी सी. और फिर भी उसको देख के सब लोग धूम्रपान करती हैं. बट ऐसा तो है नहीं कि धूम्रपान करने वाले सब लोगों को कैंसर होगा. करेक्ट. सो बहुत सारे और फैक्टर्स भी इसमें मैटर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ओबीस हो नहीं हो, आप एक्सरसाइज करते हो नहीं हो, आपका खान पान कैसा है, आप कितने एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हो, कैसी वेजिटेबल्स, हरी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाते हो नहीं खाते हो, मेंटल स्टेटस क्या है, बहुत सारी चीज़ें और भी तो मैटर करती है. कुछ लोग प्री डिस्पोज होते हैं. अब आप कहोगे यार कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, कुछ को नहीं है, और खाना तो वही खा रहे हैं सब लोग, तो डायबिटीज़ क्यों है? तो जेनेटिक कॉजेज भी कुछ हो सकते हैं. सो देयर कैन बी मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज कि किसी को कैंसर हुआ तो क्यों हुआ, और उसी सांस में किसी को और कैंसर को नहीं हुआ तो क्यों नहीं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एयर पोल्यूशन अपने आप में कैंसर कॉजिंग एजेंट है या नहीं. ऑफ कोर्स है. करेक्ट. राइट. ये इसका एक और सिंपल सा उदाहरण ये भी हो सकता है कि देखिए, काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे ताऊ चाचा धूम्रपान किया करते थे, उनको तो कभी कोई कैंसर नहीं हुआ, तो 70-72 साल के हो चुके हैं, राइट. हमें कैसे हो गया? मैंने बोला बॉस, जो चीज़ गलत है वो गलत ही है.
एक आदमी तीसरी मंजिल से कूदा, बच गया, एक और आदमी तीसरी मंजिल से नागपुर में कूदा, वो भी बच गया, तो क्या आप तीसरी मंजिल से कूद जाओगे? नहीं कूदोगे ना। सो दैट डज नॉट मीन कि कोई एनेक्डोटल केस हो गया जिसमें बहुत ऑब्वियसली रॉन्ग चीज सही हो गई, तो दैट डजंट मीन कि रॉन्ग जो है वो सही माना जाएगा, उसको गलत को गलत ही माना जाएगा। सो उसी तरीके से देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स कि कोई तीसरी मंजिल से कूदा और बच गया, दैट डज नॉट मीन कि भाई हवा साफ है। हवा साफ नहीं है, हवा बहुत प्रदूषित है, और इसी प्रदूषित हवा की वजह से एक नहीं कई तरीके के कैंसर्स हो सकते हैं। ओके, तो जो आपके डेली के प्रैक्टिसेस में कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो आप देखते हो वो कौन से है? सो हमारे कॉमन कैंसर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर्स, मुंह के कैंसर्स, क्योंकि हमारे यहाँ टोबैको चूएबल टोबैको यूज़ किया जाता है, और बड़ी स्टमक कैंसर्स, बड़ी आंत के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स। तो इन कैंसर्स का रीज़न क्या है? अभी जैसे लंग कैंसर का पता चलता है कि पोल्यूशन से या स्मोकिंग से। इज रिलेटेड टू इवन पोल्यूशन। ओके ओके। एंड ऑफ कोर्स ब्रेस्ट कैंसर के और भी बहुत सारे मेन कारण हैं, उसमें है लेट मैरिजेस, फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 30 years, ओके or no child at all, ओके ओके and no breastfeeding, ओके and obesity, and sedentary lifestyle, यानी कि आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, और हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, बिकॉज जो प्रेगनेंसी से बचाव करते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, कई बार यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये सब कारण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देने के, जो आजकल इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन। आजकल जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं, ये भी एक मेन रीज़न है इंसिडेंस बढ़ाने के कैंसर डेफिनेटली में। है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इफ यू लुक एट अमेरिका का कैंसर इंसिडेंस आज भी हमसे 4 गुना ज़्यादा है, बट पॉपुलेशन 7 गुना कम है, तो नंबर ऑफ टोटल कैंसर केसेस हमारे यहाँ ज़्यादा हो गए। करेक्ट करेक्ट Right? Right. Because we are almost 8 times more populous than US, but the US has cancer incidence 4 times higher than us. But still, we have more cancer cases than US because of the sheer population. राइट। तो इन जैसे अभी स्ट्रेस आज के टाइम पे मेरे हिसाब से स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है कैंसर के केसेस को बढ़ाने में, राइट? सो उसका आपका क्या एडवाइस है उसके ऊपर? देखिए, स्ट्रेस का ना कोई थर्मामीटर नहीं बना हुआ कि कितना स्ट्रेस है जी, ठीक है? बुखार को तो नाप सकते हो, एयर पोल्यूशन को AQI के फॉर्म में नाप सकते हो, बट स्ट्रेस को कैसे नाप सकते हैं? सो देयर इज नो स्टडी ऑन स्ट्रेस रिलेटेड कैंसर्स। ओके, तो स्ट्रेस की वजह से कैंसर होता है, ये हो सकता है, ऑफ कोर्स होता ही होगा, मतलब देयर आर सो मेनी केमिकल चेंजेस व्हिच अकर इन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे केमिकल्स बदलते हैं स्ट्रेस के दौरान, सो डेफिनेटली उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा बॉडी के ऊपर, बट उसको गेज करना बड़ा मुश्किल है। वो कितने समय तक स्ट्रेसफुल रहा, उसने कितना डिस्ट्रेस किया, के ऊपर स्टडी कैसे करी जाए, ये तो बहुत इंडिविजुअल फैक्टर है, और रिकॉल बायस होगा उसके अंदर, तो इसके ऊपर स्पेसिफिक स्टडीज नहीं हुई है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यस स्ट्रेस की वजह से इतना कैंसर हो सकता है, बट यस स्ट्रेस विल डेफिनेटली लीड टू सम हार्म इन द बॉडी। मुझे लगता है स्ट्रेस से सबसे पहले तो हार्ट अटैक होगा किसी को, फिर बाद में कैंसर होगा, और हार्ट अटैक नहीं होगा तो फिर जाके कई सालों बाद कैंसर होगा। कोई भी एक्सपोजर कैंसर कॉजिंग एजेंट एक दिन में कैंसर नहीं करता है, राइट। कुछ दिनों पहले कुछ स्टेटमेंट आई थी सरकार की तरफ से कि भी एयर पोल्यूशन से कोई कैंसर नहीं होता, हमें नहीं पता, हमने तो कोई नहीं देखे स्टैटिस्टिक्स। सो दैट इज बिकॉज स्मोकिंग करने से, आज आपने स्मोकिंग शुरू करी तो आज थोड़ी ना कैंसर हो जाएगा, Right, हो जाएगा। right. इट टेक्स 20 years 30 years फॉर स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स टू अकर, ये तो सबको मालूम ही है। तो एयर पोल्यूशन से एक दिन में थोड़ा ना होगा, तो इसलिए उसको ऐसे गेज करना बड़ा इतना आसान नहीं है। उसी तरह से स्ट्रेस से भी एक दिन में थोड़ा ना हो जाएगा। करेक्ट। आपका 1 साल स्ट्रेसफुल रहा, उसके बाद आपका 1 साल बहुत अच्छा रहा, तो ठीक है, आपने काउंटर कर दिया उसको। जैसे कोई स्मोकर है जो अपने कॉलेज टाइम पे स्मोकिंग करता होगा, लेकिन ही इज प्रोन टू गेटिंग कैंसर इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। He is prone because if he gives up on smoking, it takes almost the equal number of years that you have smoked, यानी कि जितने साल आपने स्मोकिंग करी उतने साल आप स्मोकिंग छोड़ोगे तो आपका रिस्क नेगेट होके नॉर्मल इंसान के बराबर पहुंचेगा। ओके। अगर किसी ने 20 साल किया तो 20 साल लगेंगे उसका इफेक्ट नेगेट होने। नंबर 2, काफ़ी लोग जिनको इस तरह से कैंसर हो जाता है, हम कहते हैं ये स्मोकिंग रिलेटेड हो सकता है या है,
वो कहते हैं जी हमने तो 20 साल पहले छोड़ दी थी, जी बट हवा तो वही ले रहे हो ना। राइट 20 साल पहले अगर आपने स्मोकिंग छोड़ भी दी थी बट आप उसी हवा में तो हो, तो आपका वो वाला रिस्क फैक्टर तो वैसे भी थोड़ा सा हायर है ही। यू आर उसके कंपैरिजन में जो कोई स्वीडन रहता है या फिनलैंड रहता है जहाँ पे AQI 10 से नीचे रहता है, वहाँ पर ऑफकोर्स उनका रिस्क फैक्टर कम है। राइट। तो अभी भी ऐसा बिग नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो जानता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कैंसर क्या है या क्यों हो रहा है, या वो तो सीधा मान लेते हैं कि हमें कैंसर हो ही नहीं सकता। आप ठीक कह रहे हो, आई कैन एग्री कि हाँ ऐसा काफी लोग सोचते हैं जिनके घर में कभी कोई हिस्ट्री नहीं रही है, बट कैंसर अपने आप में इतना कॉमन होते जा रहा है हाँ आज के टाइम पे यस कि ऑलमोस्ट हर एवरी फैमिली विल हैव और एवरी अदर फैमिली विल हैव वन कैंसर पेशेंट। सो सबको ये तो पता चल गया है कि ये अवर भाई हम एक टाइम बॉम्ब के ऊपर टाइप बैठे हुए हैं, एंड द ओवरऑल एनवायरनमेंट इज सो वेरी पोल्यूटेड, एंड कुछ भी कहो वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम खुद ही जिम्मेवार हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हम खुद तो अपना कंट्रीब्यूशन कोई देना नहीं चाहता। सब सोचते हैं ये सरकार कर लेगी सब कुछ, राइट वो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सरकार कैसे कंट्रोल कर देगी? सो वी That's हैव true, टू that's true. स्टार्ट दैट डिसिप्लिन फ्रॉम आवर एंड कि हाँ हम इस एनवायरनमेंट के बारे में थोड़े से रिस्पॉन्सिबल रहें, और अगर हम नहीं हो सकते तो लेट्स फेस द म्यूजिक। सो कैंसर एक टर्म मैं खुद अगर सुन लूँ कि कैंसर है, वो मतलब इतना हर किसी इंसान के लिए एक डरावना टर्म या डरावनी बीमारी हो गई है। बट देन पीपल डजंट नो कि अगर कैंसर हो भी रहा है तो अर्ली डिटेक्शन से, या इतनी एडवांसमेंट्स हो गई है साइंस में कि उससे काफ़ी हद तक क्वालिटी ऑफ लाइफ इवन आफ्टर ट्रीटमेंट अच्छी की जा सकती है, राइट? या सो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि कैंसर के स्टेजेस हैं या फिर अर्ली डिटेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है। सो जंपिंग टू कैंसर के स्टेजेस, लाइक व्हाट इज़ अ ज़ीरो स्टेज कैंसर, कि बॉडी ऐसी क्या सिम्टम्स पहले से दिखा चालू करती है, एंड यूजुअली पेशेंट्स ट्राई टू, उनको नोटिस भी नहीं कर पाते कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं हमारे बॉडी में। देखिए, सो योर क्वेश्चन इज कि कैंसर के स्टेजेस क्या होते हैं नहीं, और हम कैसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं? बिफोर दैट कि ऐसे बॉडी क्या सिम्टम्स दिखाना चालू करती है। सो देयर इज नो जीरो स्टेज, Okay. सिंपली Okay. ऐसे कोई स्टेज नहीं है कि आप जीरो स्टेज में कैंसर ओके को ढूंढ लो। ओके द वेरी प्रीमाइस ऑफ कैंसर इज दैट आपके पास आपके स्कैन के अंदर, यानी आपकी रेडियोलॉजी टेस्ट के अंदर, CT स्कैन या PET CT स्कैन के अंदर कुछ ना कुछ कोई गांठ तो नजर आनी ही चाहिए। पर वो गांठ की वजह से कुछ तो सिम्टम्स बॉडी दिखाती होगी नॉट ना? नेसेसरली। सो देयर इज नो जीरो स्टेज। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सिम्टम आए। भगवान ने हमें इतना सारा बफर दिया हुआ है, इतना सारा बफर दिया हुआ है कि सिम्टम यूजुअली तब आते हैं जब काफी डैमेज हो चुका होता है। तो फिर इसमें अर्ली डिटेक्शन कैसे हेल्प करेगी? सो अर्ली डिटेक्शन का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप रोजाना जाके एक्सरे तो नहीं करा सकते ना, Right. प्रैक्टिकल। आज एक्सरे ठीक है, दैट डजंट मीन कि 2 महीने बाद भी ठीक रहेगा। तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे एक्सरे करना? तो एक्सरे से भी तो रेडिएशन एक्सपोजर होगा, तो हार्मफुल हो गया आपके लिए। सो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज करने के बाद कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंसर को ही हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय वेरियस टेस्ट। पर्टिकुलर कैंसर्स? कुछ पर्टिकुलर ओके जब भी कोई स्क्रीनिंग मोडालिटी टेस्ट बनता है तो आपको प्रूव करना है कि इस स्क्रीनिंग मोडालिटी से, यानी इस स्क्रीनिंग टेस्ट से हम कैंसर्स को अर्ली डिटेक्ट कर हम कैंसर्स को अर्ली डिटेक्ट करके उसको अर्ली ट्रीट करके लाइफ्स को बचा सकते हैं। ओके ठीक है, तो हैव टू प्रूव ना, राइट। बिफोर वी मेक एनी टेस्ट एज अ हेल्थ केयर इम्पेरेटिव। ये हेल्थ केयर इम्पेरेटिव मतलब ये टेस्ट जरूरी बना दिया हमने जी। ये तो करना ही करना पड़ेगा जी, सरकार को पे करना पड़ेगा, जो भी पे करेगा फॉर एग्जाम्पल। सो यू कैन नॉट मेक, सो यू हैव टू प्रूव द पॉइंट कि इस टेस्ट को करने से आपको लाइफ्स बचाई जा सकती है। सो ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए थोड़ा बहुत प्रूव हो पाया कि ब्रेस्ट कैंसर 40 साल से ऊपर की उम्र के लोगों की, औरतों की, अगर हम मैमोग्राफी सालाना एक बार करते हैं 65 साल की उम्र तक, तो आप ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करके लाइफ्स को बचा सकते हो। ओके क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन कैंसर, जी। अनकॉमन कैंसर का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आप प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो, हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, गॉल ब्लैडर कैंसर 1% पॉपुलेशन को होगा, तो आप 150 करोड़ लोगों का कितनी बार अल्ट्रासाउंड कराओगे और कौन पे करेगा उसके लिए? Who is going to pay? Then how to help such patients then? There's no help. You have to be aware of your body. If you find any symptom, Exactly, yeah. जो आपको लगता है कि ठीक नहीं होता है, अब कैंसर का कोई एक सिम्टम थोड़ी ना होता है,
कोई एक सिम्टम नहीं कि ये सिम्टम तुझे कैंसर का माना जाएगा। जी। फॉर एग्जाम्पल लंग कैंसर का उदाहरण ले लेते हैं। अब लंग कैंसर में क्या होएगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? खांसी आएगी आपकी, जी। खून आ सकता है खांसी में, जी। सांस फूलनी शुरू हो सकती है, ये होएगा ना। करेक्ट। तो हाउ डू यू नो कि सांस जो फूल रही है वो हार्ट की वजह से नहीं फूल रही, तो लंग कैंसर की वजह से फूल रही है, या अस्थमा नहीं है, या खांसी नहीं है, ब्रोंकाइटिस नहीं है, तो ओवरलैप हो गया ना। जी। एक आदमी आया, उसको हेडेक था, मैं ये एग्जांपल काफी बार देता हूँ। उसने टेस्ट कराया, आईसाइट वीक निकली, ओके। चश्मा लगाया, ठीक हो गया। ओके। एक आदमी आया, उसको हेडेक था, उसने टेस्ट कराया, उसका ब्लड प्रेशर हाई निकला, ब्लड प्रेशर ठीक कराया, हेडेक ठीक हो गया। एक आदमी आया, उसको हेडेक था, उसने चेक कराया, पता चला माइग्रेन है, माइग्रेन की दवाई लेनी शुरू हुई, ठीक हो गया। एक आदमी आया, उसको हेडेक था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकला, तो सिम्टम तो हेडेक ही है, यानी कि सारे हेडेक वालों को एमआरआई कराना चाहिए, नहीं। कोई तो लाइन लग जाएगी। करेक्ट। 5 किलोमीटर की, जिसको ब्रेन ट्यूमर उसका नंबर नहीं आ रहा है, बाकी सबका नंबर आ जाएगा। You get the Right. point? Yes, I'm getting So it. the symptom is the same. So headache cannot be the only reason to do MRI. You have to do all other tests. So symptom तो सबका headache ही है ना. तो every headache person is not brain tumor. You Right. got the example? Right. So उसी तरह से अगर लंग कैंसर है तो सांस फूलना तो हो सकता है कुछ और भी हो. कोई कहता है जी वीकनेस है, फटीग है, हो सकता है थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है शुगर हो सकता है कैंसर भी हो. सो देयर कैन नॉट बी वन सिम्टम. So ऐसे कहने का में मतलब है अगर आपका कोई सिम्टम है जो आपको परेशान कर रहा है तो उसको आप इन्वेस्टिगेट करो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, या Okay. उसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं मिल जाता. yes, that's the way, that's the process. That's You the have to process. yes. मतलब So it symptoms doesn't work out like that. symptoms इतने इतने वेरिड है, हाँ कि इतने ओवरलैपिंग है हम्म कि आप एक सिम्टम के बेसिस पे कैंसर का डायग्नोसिस नहीं बना सकते. कैंसर के सिम्टम्स दूसरे बीमारियों के सिम्टम्स से काफी ओवरलैप करते राइट एग्जैक्टली वही राइट. हाँ एंड आपको रूल आउट करना पड़ता है कि हाँ अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है तो यू डू द हायर टेस्ट, नहीं रिजॉल्व हो रही तो यू डू द हायर टेस्ट, नहीं रिजॉल्व हो रही आप और आगे का टेस्ट कराओ, फिर आपको परहैप्स पता चलेगा कि कारण क्या है. तो यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज एनालिसिस. करेक्ट इसको मैं कहता हूँ रूट कॉज एनालिसिस तक जब तक नहीं गाड़ी पहुंचे राइट तब तक कीप इन्वेस्टिगेटिंग इट, यस डोंट लीव इट इन बिटवीन. दैट इज द इम्पोर्टेंट मैसेज That is एक्चुअली important. या काफी बार ऐसा होता है, पेशेंट आते हैं यार हमने अपने फैमिली के डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला अरे कुछ नहीं होगा, बाद में कैंसर निकला है. यही मिसलीडिंग के वजह से ही हाँ, so a doctor should not ignore the symptom. एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा आपको हर एक सिम्टम के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भागना है, बट आपके फिजिशियन या आपका जो भी फैमिली डॉक्टर, ही शुड नॉट इग्नोर, उसको आपके सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसे ही होगा. राइट उसको इन्वेस्टिगेट करो, रूल आउट करो ताकि आपका सिम्टम करेक्ट होए. अगर सिम्टम करेक्ट हो जाता है और उसको डायग्नोसिस मिल जाता है, बात खत्म. वहां पर नहीं मिलता तो आप हायर इन्वेस्टिगेशन करके हो सकता है कि कैंसर भी हो ओके सकता है. ओके ओके सो कई बार ऐसा होता है बड़े ट्रिवियल सा सिम्टम था और कैंसर निकल आया, ऐसा होता वही है. वही मेरा पॉइंट है. सो सर आई फील दैट you need to give more information on the stages of cancer. I mean every Indian needs to know कि कैंसर के stages कैसे कौन से होते हैं. देखिए हमारी बॉडी में भगवान ने इतने सारे ऑर्गन फिट करके भेजा है कि हर एक कैंसर की अलग अलग थोड़ी सी स्टेजिंग सिस्टम है, बट मैं एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ. स्टेज 1 कैंसर और स्टेज 2 कैंसर, जब कैंसर जो है वो लोको रीजनल या लोकल होता है. लोकल मीन्स एक ही जिस जगह ऑर्गन में वो उत्पन्न हुआ या जिस ऑर्गन से वो ओरिजिनेट हुआ उसी ऑर्गन में लोकलाइज्ड है. उसका साइज थोड़ा सा जब बढ़ जाता है तो स्टेज 1 से स्टेज 2 में शिफ्ट हो जाता है. आमतौर पे 2 सेंटीमीटर का कट ऑफ माना जाता है. 2 सेंटीमीटर से नीचे तो स्टेज 1, 2 सेंटीमीटर से ऊपर तो स्टेज 2 हो गया. जब वो लोको रीजनल हो जाता है, यानी कि आसपास की छोटी छोटी जो हमारी लिम्फ नोड भगवान ने बिछाई हुई है पूरे शरीर में, उनमें अगर पहुंच जाता है तो वो स्टेज 3 मान लिया जाता है. और अगर वो वहां से ट्रेवल करके किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाए, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर लंग में चला जाए, तो वो स्टेज 4 माना जाता है. उसको स्टेज 4 कहते हैं. अप टिल स्टेज 1, 2 एंड 3 सर्जरी कर क्योर किया जा सकता है. ओके कई बार कीमोथेरेपी स्टेज 3 में, कई बार कीमोथेरेपी पहले करके फिर सर्जरी करी जाती है. अप टिल स्टेज 3 कैंसर इज क्योरेबल, पोटेंशियली क्योरेबल. ओके बट आफ्टर स्टेज 4, मतलब एक बार स्टेज 4 हो जाता है तो जनरली क्योरेबल नहीं माना जाता. जनरली ओके सो दैट इज व्हाई अर्ली दिस इज नॉट डिटेक्शन एप्लीकेबल टू एवरी कैंसर, बट मोस्ट कैंसर. स्टेज 4 में भी हम आजकल क्योर कर सकते हैं एटलीस्ट अ फ्यू कैंसर्स.
दैट्स अ गुड न्यूज़. सो दैट इज़ व्हाई वी आर डिस्कसिंग कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया, अर्ली सिम्पटम्स अगर पता चल गए, तो स्टेज 1, स्टेज 2 में अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है, तो वो The क्योर chance of cure is very high. बढ़ जाता है उसका क्योर. सो जो अभी आप पेशेंट्स देखते हो, वो यूजुअली कौन से स्टेज में आपके पास आ जाते हैं? So I see patients from stage 1 to stage 4 all. It's not that मेरे पास ज़्यादातर stage 1 आते हैं या stage 4 आते हैं. But you are right. In India अभी भी थोड़ा सा lack of awareness कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि क्योंकि डिजीज़ की बायोलॉजी ऐसी है, हमारे पास अभी भी स्टेज 3 स्टेज 4 में थोड़े ज़्यादा कैंसर्स आते हैं बजाय हाँ. उसके स्टेज 1 स्टेज 2 के. क्योंकि बट ब्रेस्ट अगर कैंसर में दैट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज, हाँ, that we are राइट now राइट getting lot of stage 1 stage 2 cancers which are being करेक्ट. cured. क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं दिखाएगा, तो जाहिर सी बात है कि See, breast is an पेशेंट external organ. नॉट फॉर ब्रेस्ट कैंसर बट इवन फॉर अदर For कैंसर्स. other जो अंदर है बॉडी के उसमें तो सिम्टम्स आते नहीं ना, एंड इट कीप्स ग्रोइंग. बट जो एक्सटर्नल ऑर्गन है उसको तो इट इज एमिनेबल टू एग्जामिनेशन. आप खुद एग्जामिन कर सकते हो, नहाते हुए एग्जामिन कर सकते हो, कपड़े पहनते हुए एग्जामिन कर सकते हो. मुंह के कैंसर्स है तो उसमें भी रिलेटिवली हमें अर्ली स्टेजेस में कैंसर्स मिल जाते हैं. सो इतना मतलब जैसे कि अभी देयर इज़ अ मिथ कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है, तो वो कभी क्योर नहीं होगा, मतलब हाई चांसेस है कि वो कैंसर रिलैप्स होगा ही पेशेंट में. इस क्वेश्चन से मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी हमारे पास आते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन वो लेकर आते हैं गूगल से पढ़कर. आजकल गूगल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, एआई अवेलेबल है, एआई जनरेटेड इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दे आर क्वाइट अवेयर कि इसमें क्योर हो सकते हैं. एंड मुझे लगता है कि आजकल पब्लिक काफ़ी अवेयर है, जो मुझे लगता है अच्छी बात भी है. एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन गूगल एंड एवरीबडी वुड लाइक टू रीड. पढ़कर आते हैं, समझ कर आते हैं, काफ़ी चीज़ें उनको पहले से समझ होती है. इतने सारे डॉक्टर्स हो गए, ऑन्कोलॉजिस्ट. पहले हार्डली कोई 10-15 ऑन्कोलॉजिस्ट हुआ करते थे पूरे दिल्ली एनसीआर में, आज 150-200 के करीब हैं. सो लोगों के पास सेकंड ओपिनियन लेने का टाइम होता है, सेकंड ओपिनियन लेते हैं. सो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस ओवरऑल इंक्रीज हो गई है. एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट, ज़्यादातर लोग, दे गिव देयर फुल फाइट. यस, दे डोंट गिव And अप. to get cured, even in stage 4 they will give full fight. So I generally say that know it all, give it all, and take it all. यस. So awareness, knowledge of your disease, know it all, give it all, give everything to it. So that's your only chance, and then you take it all, then life is yours. यस. सो आजकल जो मतलब हर कोई, मुझे लगता है मैं भी, अगर मुझे जाके कैंसर की स्क्रीनिंग करानी होगी, आई विल बी हेजिटेंट कि नहीं कहीं कुछ निकल ना आ जाए. तो ये डर क्यों है लोगों में? I think डरना ठीक भी है. तो मुझे भी कहेगा तो मुझे भी थोड़ा सा डर तो लगेगा. So for that matter any test, जब भी हम टेस्ट कराते हैं थोड़ी सी एंजाइटी लेवल होता है. And if you have to do a screening test, you will have some anxiety level because आपको डर होता है कुछ गड़बड़ ना निकल जाए. यस. ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है. आई थिंक इस नेचुरल फिनोमेना को इतना हाईलाइट नहीं किया जा सकता, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जो इस फिनोमेना के पीछे टेस्ट ही नहीं करवाएगा. होंगे कुछ लोग, बट बहुत माइनॉरिटी होंगे. और खास तौर पे जब आपको कोई सिम्टम नहीं होते और आपको थोड़ा सा ज़्यादा हिचकिचाहट, बट जब सिम्टम होते हैं तो आदमी भाग भाग के टेस्ट कराता है. दैट्स ट्रू. यस. राइट, कि यार पता लगाओ क्या है, मैं कुछ हो ना जाए मुझे. यस. ठीक है. दैट लेवल ऑफ एंजाइटी तो सब में होगी, तो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है. इट्स नॉट एन एब्नॉर्मल एंजाइटी. मुझे नहीं लगता कि ये कोई एब्नॉर्मल बात है, सभी को होती है. जैसे मैंने मुझे भी कई हुई. एग्जैक्टली तो मैंने कई केसेस देखे हैं जहाँ पे देर इज ट्यूमर प्रेजेंट इन द बॉडी, बट देन स्टिल पीपल हैव दिस मिथ कि नहीं बायोप्सी कराने से ट्यूमर स्प्रेड हो जाएगा बॉडी में, तो इसीलिए भी स्क्रीनिंग जाके नहीं कराते हैं लोग. नो, यू आर राइट. सो मिथ्स नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस लेवल भी कहीं पर देखने को मिलती है बहुत पढ़ी लिखी फैमिलीज में, वेल टू डू फैमिलीज में, कि नहीं बताया, उसको हाइड करते जा रहे थे एंड उसको बढ़ने दिया. खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि वो एक्सटर्नल ऑर्गन है. मुंह का कैंसर बढ़ने दिया, बताया नहीं, सोचा कि नहीं बताऊं. अजीब अजीब सी थ्योरीज होती हैं लोगों की. बच्चे के एग्ज़ाम थे इसलिए मैंने बताया नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाता. चलो ये तो फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात हो रही है. मतलब मुझे लगा कि बच्चे परेशान हो जाएंगे. किसी के एग्जाम नहीं चल रहे थे, बट बच्चे परेशान हो जाएंगे. मतलब बच्चे जब ये बीमारी बढ़ जाएगी तो परेशान नहीं होंगे क्या? राइट, एग्जैक्टली. मतलब तुमने इतनी बढ़ा ली, तुम पागल हो, तो अब क्या आप परेशान नहीं हो रहे?
मतलब क्या सोच रहे थे ये कैसे ठीक हो जाएगा, राइट व्हाट वाज द लॉजिक? राइट हाँ ठीक है एग्जाम दे तो चलो समझ में, 1 महीने में एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर दिखा दें। मतलब अजीब अजीब सी बातें, मतलब you have known it because you were taking a bath every day, you were dressing yourself and you were hiding it from your family. So बहुत सारी थ्योरीज ऐसी नजर आती है, बट दीज आर नॉट कॉमन केसेस। आमतौर पे लोग पहले से ज़्यादा अवेयर हैं एंड दे कम ऑन टाइम एंड दे गेट देयर ट्रीटमेंट डन। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बात है कि कोई डर से उसको इग्नोर कर रहा है और नहीं बता रहा अपने फैमिली मेम्बर्स को, ही इज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। सो ये रेयरली होता है। बट देन इज इट ट्रू कि बायोप्सी से वो स्प्रेड हो जाता है? अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में करूंगा। ओके अगर बायोप्सी से ही स्प्रेड होता है राइट फिर तो ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, करेक्ट आप कुछ भी मत करो तो ठीक हो जाएगा। राइट राइट, मतलब कि अगर हम बायोप्सी नहीं करेंगे तो वो स्प्रेड नहीं होगा, वो वहीं की वहीं रहेगा। फिर टेंशन किस बात की है? कुछ भी मत करो, घर में बैठो, एंजॉय, ये तो ठीक होने वाला है। राइट राइट, सो व्हाई आर यू इम्प्लिकेटिंग बायोप्सी? कम Right, ऑन, that's मतलब correct, फिर हाँ। बायोप्सी पे क्वेश्चन मार्क उठाने की क्या मतलब है? उसकी Correct, उंगली क्यों उठा रहे हो भाई? कैंसर है वो तो फैलेगा ही ना, ट्रू उसकी तो नेचुरल टेंडेंसी है फैलने की। यस अगर बायोप्सी से ही फैलने वाला है फिर तो ट्रीटमेंट सिंपल है, नो टच टेक्निक, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू दैट्स व्हाट, ये सब भी फैक्टर्स है जिससे पेशेंट लैंड्स अप इन स्टेज 3 एंड So स्टेज when 4 I have to convince somebody यस for a biopsy, that's exactly what I tell them. बस अगर बायोप्सी से फैलने वाला है फिर तो सिर्फ ट्रीटमेंट सिंपल है ना, इट्स ट्रू तो कुछ भी मत करो, घर जाओ, बैठो आराम से, ठीक हो जाएगा, ये फैलेगा ही नहीं। नहीं सर वो तो फैलेगा ना, तो फिर why are you implicating the biopsy? इट्स ट्रू Get the biopsy done. Second, biopsy not only tells you कि ये कैंसर है या नहीं, व्हिच टाइप नंबर 1, यस हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें लग रहा था कैंसर और बायोप्सी कराने के बाद कैंसर नहीं निकला, छुट्टी हो गई और आज तक उनको कुछ नहीं हुआ। इट्स ग्रेट या हाँ वो भी मतलब है रोना धोना हो गया पेट सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई पे, नो पूरी फैमिली ने सोच लिया कि अब तो बात खत्म हो गई है। मैंने कहा यार बायोप्सी तो करा लो, सारी डिस्कशन हो गई, बायोप्सी तो करा लो। बायोप्सी कराई, कुछ नहीं निकला, सब कुछ ठीक हो गया, मैंने पहले ही रोना धोना मचा दिया। और दूसरा, बायोप्सी के अंदर यू नो द सब टाइप ऑफ द Yes, कैंसर। that's नाउ वी आर important. डाइविंग Yes. डीप इनटू द डीएनए मटेरियल ऑफ द कैंसर। वी कैन सिलेक्ट थेरेपीज और वी कैन पर्सनलाइज थेरेपीज टू एन एक्सटेंट कि डीएनए में ये वाली म्यूटेशन है, इसको ऐसे ट्रीट करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे ट्रीट करो। राइट यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट्स आपको कहीं ज्यादा बेटर मिलेंगे। इसलिए So, भी राइट इसलिए बायोप्सी करानी बहुत जरूरी तो जैसे कोई पेशेंट आता है है। विद रीसेंट डायग्नोसिस कि अभी कैंसर हो गया है, सो हाउ डू यू डील विद द पेशेंट? So, well, there can be many ways to deal. मेरा सिस्टम बड़ा सिंपल है। आई एम क्वाइट अपफ्रंट एंड आई डिस्कस वेरी पॉइंट ब्लैंक। मतलब मैं चीज़ें हाइड नहीं करता हूँ, जो है वो है, फैक्ट्स हैव टू बी फैक्ट्स, यू कैन नॉट हाइड द फैक्ट्स। एंड आई एम क्वाइट अपफ्रंट कि ये है, दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट द मैटर इज। आई डोंट डिस्कस टाइम लाइन्स कि इतना समय है जी, अब आपके पास ये है जी, आपके पास, ऑफकोर्स ये नहीं। आई गिव देम द रोड मैप कि ये ट्रीटमेंट होगा, ऐसे ऐसे होगा, एंड देन द डिस्कशन स्टार्ट्स कि इतना खर्चा होगा, क्या आउटकम होता है, कितना क्योर रेट है। देन आई डेफिनेटली टेल एवरीथिंग पॉइंट ब्लैंक। सो आई थिंक यू जस्ट कंक्लूडेड दैट इट इज डेडली। एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दिस। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट देयर इज, इट इज नॉट समथिंग व्हिच हैज डेवलप्ड ओवरनाइट कि हमने कल कीमोथेरेपी बनाई थी और आज हमने लगा भी दी लोगों को। इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च ऑफ लास्ट 50 years. राइट People have participated in clinical trials, लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इवॉल्व हुए, वो बेटर हुए, उनमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट बेटर हुआ, उल्टियाँ की मेडिसिन बेटर हुई, इम्यूनिटी लो ना हो उसकी मेडिसिन बेटर हुई, सब चीज़ें बेटर हुई, तब जाके प्रोटोकॉल्स आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं। राइट काफ़ी लोग बोलते हैं बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस है। मैंने बोला पेन इन द सेंस, इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड पेन, मतलब कैनुला तक का पेन होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। राइट साइड इफेक्ट्स सो पेन इन द रियल सेंस पेनफुल होता है? नो, बट डिस्ट्रेसिंग है। अस्पताल आए, लाइन में लगे हुए हैं, एडमिशन स्लिप बना रहे हैं, फिर वेट कर रहे हैं, फिर नर्स आई, फिर वो डॉक्टर आएगा, फिर प्रोटोकॉल लिखा जाएगा। द प्रोसेस हाँ ठीक है, डिस्ट्रेसिंग है। अब वो कोई कहेगा बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस था। इट्स नॉट पेन इन दैट सेंस दैट कि दर्द हो रहा है, बट टेक होम मैसेज क्या चला गया?
पेनफुल एक्सपीरियंस। जो नॉर्मल रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है हाँ एक्चुअली. एग्जैक्टली, उसी का अटेंडेंट का भी होता है। यस, द यस, तो फैमिली थोड़ा आल्सो सा सफर्स. डिस्ट्रेस लेवल या है, पर जिसको जिस चीज को जैसे किया जाएगा वैसे ही किया जाएगा ना। अब कोई कहेगा यार मुझे IITN बनना है और मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं विद्या मंदिर में जाके पढ़ूंगा नहीं, तो भाई कैसे होएगा ऐसे? राइट. मतलब तुम्हें रात को पढ़ना भी नहीं है और तुम्हें IIT भी निकालनी है, तो नहीं हो सकता ना। जिस चीज को जैसे ट्रीट करना पड़ेगा उसको वैसे ही करना पड़ेगा। तो वो जो पेनफुल एक्सपीरियंस कहा जा रहा है, तो वो तो वही वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि वो उतना तो डिस्ट्रेस आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, आप क्योंकि ठीक भी तो हो रहे हो। जो But yes, I do not say it is painful experience. I will say that yes, there are certain side effects. कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उल्टियाँ लगना, नोजिया लगना, मुंह का टेस्ट खराब हो जाना, कई बार छाले हो जाना, कई बार पेट में लूज मोशन होना, क्रैम्प्स होना, लेथार्जी, फटीग, ब्लड काउंट्स कम हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक्सपेक्टेड दायरे में होती हैं। हर एक साइड इफेक्ट का अपना एक ग्रेडिंग सिस्टम है। राइट. हम उस ग्रेडिंग सिस्टम को याद रखते हैं। इसको CTC क्राइटेरिया बोलते हैं, कॉमन टॉक्सिसिटी क्राइटेरिया। अगर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 से अधिक कोई टॉक्सिसिटी होती है तो हम डोजेस को डिक्रीज कर देते हैं। करेक्ट. करेक्ट. आमतौर पे 20% डोज रिडक्शन इन द फर्स्ट को, देन 20% मोर, 60% ऑफ द कैलकुलेटेड डोज। सारा का सारा फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला है। यस. आप गलती नहीं खा सकते इसमें। प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल कोई दवाई देनी है, per meter square is a body surface area, height in centimeters into weight in kgs divided by 3600 whole का अंडर रूट। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, 1.1 आएगा तो 1.1 ही आएगा, 1.2 नहीं कर सकते आप। करेक्ट. राइट राइट. उसके बेसिस पे आपने इंटू 60 किया, 60 इंटू 1.1 इज 166 मिलीग्राम। ये आपकी डोज हो गई जी, उस बॉडी सरफेस उस आकार के बंदे के लिए वो डोज हो गई। वही डोज तो दी जाएगी। साइड इफेक्ट हुआ जो कि ज्यादा हुआ तो अगली बार आप 20% डोज रिडक्शन कर दो, तो 66 पॉइंट इंटू 0.8 कर दो, जो भी फॉर्मूला है वो आपकी अगली डोज होगी। उस पर भी साइड इफेक्ट हो गया, इसको 0.8 दोबारा कर दो उसी डोज को, तो आपका वो मिनिमम इफेक्टिव डोज होगी। द डोसेज आर वेरी मैथमेटिकल। मैथमेटिक्स में गलती नहीं होती है सर राइट। सो ये बात, ये इंफॉर्मेशन जानी बहुत जरूरी है, दैट इट इज नॉट बेस्ड ऑन हुक और क्रोक और या फिर किसी के विम्स एंड फैंसीज की यार इसलिए ये डोज बन गई। एवरीथिंग इज प्रोटोकॉलाइज्ड, दैट्स व्हाट. या everything is mathematical and is absolutely calculated in the manner it should be done, right? So इस तरह की साइंस प्रैक्टिस की जाती है एलोपैथिक साइंस में। उन पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं उठता है। आयुर्वेदिक कितना मिलीग्राम क्या है क्या नहीं है, nobody ask. You go to one person अलग मेडिसिन, you go to the other person another totally other medicine, वो दूसरे पे जाओ तो कोई और मेडिसिन। सो मतलब एलोपैथिक साइंस से एक्सपेक्टेशंस भी हैं, इसलिए जब बात नहीं बनती तो लोगों को गुस्सा भी आता है। बट अगर कुछ और ऑल्टरनेट मेडिसिन यूज करते हैं तो लोगों को उन पर गुस्सा भी नहीं आता, बिकॉज वहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी नहीं। सो देर आर पेशेंट्स जिनको अगर कीमो असर नहीं कर रहा है देन दे स्विच टू आयुर्वेदा या होम्योपैथी, तो इनका मतलब इनसे कुछ असर होता है कैंसर पेशेंट को ठीक करने में? सो आई डोंट नो, आई एम नॉट एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। मेरे को, मैं नहीं आयुर्वेदिक, मुझे नहीं पता होम्योपैथी में क्या करते हैं क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द साइंस बिहाइंड इट। सो मैंने तो उसमें ट्रेनिंग नहीं ली हुई। बट इफ यू आर आस्किंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि कोई ऐसा बंदा है जिसको आयुर्वेदिक या होम्योपैथी से कुछ फायदा हो गया जिसको एलोपैथी से फायदा नहीं हो रहा था, आई हैव येट टू कम अक्रॉस सच अ पर्सन। मुझे मेरे को नहीं पता, आज तक तो कोई नहीं मिला मुझे ऐसे जिसको बहुत कुछ मिरेकुलस रिस्पांस आ गया। ओके. यस, आई वुड से दैट maybe one or two, but these are anecdotal. Okay. And the plural of anecdote is not data, right? So anecdotal है, बहुत ही ज़्यादा rarest of the rare I have seen. Okay. And then what about home remedies जो people follow करते हैं कि Oh, you are talking about Mr. Sidhu? I don't want to take his name, but yes. So I don't think so उसने कुछ गलत बोला था। मतलब उसने ये तो बताया था कि अदरक ले लो and that तुलसा and turmeric and that नीम के पत्ते and go on a diet so that you are not obese. Well, all these things can be done. Why not? But with the allopathy treatment. But yeah, you have to continue with your actual treatment. It's not a substitute. वो उसका substitute नहीं है, वो add on है। क्या आपको इससे पहले नहीं पता था हल्दी अच्छी होती है? I'm just asking. I knew, yes. हमें नहीं पता था कि नीम के पत्ते अच्छे होते हैं। That's right. नीम के पत्ते चबा लो दांत खराब नहीं होंगे, नीम के पत्ते रख दो तो रजाई में कीड़ा नहीं लगेगा। हार्म कुछ नहीं है उससे। पता था ना पहले से पता था ना। तो what new did he tell us actually speaking?
राइट। अदरक अच्छी होती है, हमें पहले से पता था। अगर आप मोटे हो तो आपको डाइट करना चाहिए, यानी कि आपको फास्टिंग करनी चाहिए, जो भी करना चाहिए वो अच्छा होता है। फास्टिंग तो सब लोग हिंदुस्तान में सब लोग फास्टिंग करते हैं, हिंदू धर्म में तो फास्टिंग होती है, दूसरे धर्म में भी होती है, सब में होती है। वो रोज़ा रखा जाता है, वो शायद इसीलिए रखा जाता है ताकि आप ओवरऑल फिट रहें। करेक्ट। सो ये सब तो हमें पहले से पता था, नथिंग न्यू वाज टोल्ड। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। So I don't think so that it was proposed that this is an absolute substitute to your treatment. It is an add-on. राइट। I don't mind if somebody wants to do it, they can do it. But अगर आप सोचते हो कि सर इसी से ही ठीक हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी जो समझदार है वो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करे। करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी एड्रेस किया अबाउट कीमोथेरेपी बिकॉज आई हैव सीन अ फीमेल पेशेंट, शी वाज अराउंड 26 ईयर ओल्ड। तो कैंसर से तो मतलब शी वाज अ कैंसर सर्वाइवर, लेकिन कीमोथेरेपी लिया है इसीलिए शी वाज नॉट, मतलब नो वन वाज गेटिंग, लाइक शादी नहीं करा रहा था कोई भी उससे। क्यों? क्योंकि इनफर्टिलिटी होती है, कीमो की साइड इफ़ेक्ट्स है, बाल कम हो गए हैं, स्किन ठीक नहीं है। तो इसीलिए भी मुझे ये क्वेश्चन एड्रेस करना था। दैट्स वाई पीपल से कि अभी तो कैंसर तो छोड़ दो, अब तो कीमोथेरेपी लिया इसलिए भी नहीं चाहिए। ये कैंसर है नहीं है, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब लोगों में। वेल देयर आर इश्यूज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सर्वाइवरशिप इश्यूज आर देयर एंड दिस हैज बिकम अ सेपरेट चैप्टर इन द बुक। मतलब इसके ऊपर एक अलग चैप्टर है, सर्वाइवरशिप इश्यूज। ओके। कि कैंसर ठीक हो गया बट अब आप, क्योंकि अब यू आर अलाइव एंड देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच हैव अकर्ड, आपके शरीर में ऐसे कुछ बदलाव हो गए हैं जिसकी वजह से अब आपको यू हैव टू फेस द वर्ल्ड, आपको दुनिया को तो देखना ही पड़ेगा। सो ये इश्यूज आते हैं, हमारे सामने भी आते हैं एंड देयर आर मैरिज इश्यूज आर देयर, फर्टिलिटी इश्यूज आर देयर, हेयर प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स आर देयर। सो ये इश्यूज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे लगता है कि अब फर्टिलिटी के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा बात करने लगे हैं। हम पहले से फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले, राइट। स्पेशली इन दैट एज ग्रुप। स्पर्म प्रिजर्वेशन, oocyte प्रिजर्वेशन, यानी एग्स को प्रिजर्व कराया जा सकता है, एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, ये सारी बातें करी जाती हैं पहले एज अ पार्ट एंड पार्सल। मेडिको लीगली आपको करनी पड़ेगी, राइट। एलोपैथिक साइंस के अंदर ये तो पार्ट एंड पार्सल है फर्टिलिटी इश्यूज। हेयर तो आई थिंक दे कम बैक, ऑलमोस्ट जितने बाल थे उतने ही आ जाते हैं। कभी मैंने कोई नहीं देखा जो परमानेंटली बॉल्ड हो जाता है। स्किन इश्यूज भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजॉल्व कर जाते हैं एंड आजकल स्किन के अंदर इतने सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं दैट यू कैन एक्चुअली डू ऑल दोज ट्रीटमेंट्स। वी डोंट, हम नहीं बोलते कि अभी आप डाई मत कराओ या आप कुछ लेजर मत कराओ। ये सब ट्रीटमेंट्स आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, ये सब ट्रीटमेंट्स बड़े सेफ हैं, सब कराए जा सकते हैं और मुझे लगता है आदमी काफ़ी कॉन्फिडेंटली जी सकता है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस तरह का इंसान जो कैंसर से लड़ सकता है वो तो शेर है यार। यस, दैट्स ट्रू। शेर कैसा दिखता है, किसको क्या फर्क पड़ने वाला है? तो तुम तो अंदर से शेर हो। सो ऐसे इंसान को तो कुछ भी कर सकता है वो इंसान। अगर वो कैंसर से लड़ सकता है तो मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकता है। तो और ऐसे इंसान को तो सल्यूट करना चाहिए। आई वुड बी मोर देन विलिंग। मेरे साथ एक डाइटिशियन काम करती है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। शी इज़ अ कैंसर पेशेंट, नीचे बैठी भी होंगी अभी, और शी इज़ गॉट ब्रेस्ट कैंसर। शी लेफ्ट द अपोलो जॉब एंड शी जॉइंड विद मी। आई हेल्प्ड हर टू जॉइन विद मी एंड आई एम हैप्पी टू help her. She's still taking medicines, everything. She doesn't have her parents, and they were lost in COVID or something. And brother and sister, they stay together. And she's just about maybe 31, 32. She just published 5 papers वाओ। in Australia. Got a ticket from the Australian Medical Agency for travel and stay. And she was awarded as the best researcher. तो मुझे लगता है कि ये लोगों में तो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी भगवान डाल देता यस, है। दैट्स ट्रू। तो ऐसे पेशेंट्स में मतलब जिनमें कैंसर है, जैसे कि अभी आपने डाइटिशियन के बारे में बोला, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये उसके आगे वाले जनरेशन्स में भी पास ऑन हो जाए कैंसर? तो इसके लिए टेस्ट होते हैं, इसके लिए जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जिन जेनेटिक टेस्ट को करने से हम पता लगाते हैं कि भी इट कैन बी पास्ड ऑन टू समबडी एल्स और नॉट। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि हर कैंसर पेशेंट में ऐसी जेनेटिक्स होती हैं जिसमें वो पास ऑन कर सकता है, ऑफ कोर्स नॉट। और कैंसर जेनेटिक्स अपने आप में एक पूरा अलग चैप्टर है जिसमें जेनेटिसिस्ट और फैमिली काउंसलर्स बैठते हैं एंड थैंकफुली वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल भी है, तो हम उनका सहारा लेते हैं जब भी हमें ऐसा लगता है। सो कैंसर कैन बी हेरिडेटरी? Can be hereditary, of course. It can be. ऑलराइट, ऑलराइट।
सो अगर किसी पेशेंट को कैंसर से बचना है तो उसके पहले ही प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सब कुछ सही सही करनी चाहिए, और उनको करने से आप डेफिनेटली कैंसर से बच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो सब कुछ सही सही किया तो आपके साथ सब कुछ सही सही ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। पर फिर भी सही सही करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, नेवर टेक टू स्मोकिंग। अल्कोहल ट्राई नॉट टू, बट इन केस यू डू विश टू, उसका एक सेफ लिमिट है। 50 ml ऑफ हार्ड ड्रिंक और 2 pints ऑफ बियर और 2 glasses ऑफ वाइन फॉर अ मेल, जस्ट हाफ द क्वांटिटी फॉर अ फीमेल। ऐसा नहीं कि पूरे हफ्ते की इकट्ठी करके अगले दिन पूरी बोतल खत्म कर दी। बिंज ड्रिंकिंग इज नॉट Yes, advisable. Yeah. ईटिंग हेल्दी, whole grains, WHOL, whole grains, legumes, all colors of vegetables, all colors of dals, all colors of fruits, mix and match. Don't eat one type of food every day. You can have celebration meals. There's no harm in taking a pizza once in a while or a burger once in a while, but आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना है. Definitely no obesity. Obese होना is a risk factor for cancer. That means you have to have a good working or exercise schedule. Okay, okay. They say that you should do strenuous exercise. Strenuous is not jogging or walking. Strenuous is running Okay, for 30 minutes every day. okay. मतलब ये running नहीं हो सकती. Okay, jogging, but the duration increases. 1 hour of moderate exercise, which is jogging every day. मतलब ये jogging भी नहीं हो सकती. Then 2 hours of walking. Walking is not टहलना, it's brisk walking. This one. Okay. That as the duration, as the intensity decreases of the exercise, the duration increases. All right, all right. So if somebody does these 3 things, these 5 things, I think you can beat most cancers. And of course, last not the least, safe sexual practices. And then vaccines. Vaccines and safe sexual practices both. Because हर वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है. So of course human papilloma virus and hepatitis B are the 2 most common vaccines. पर ये दोनों ही viruses unsafe sexual practices से ही spread करते हैं. And they may be responsible for about 10% of total cancers that the world sees. Yes. About 10%. So it's important कि जिस कैंसर से प्रिवेंशन हो सकता है वैक्सीन लेके वो एटलीस्ट फॉलो करें. Of course, there's no doubt. So that it has become important part of the immunization program, especially जब से Indian vaccine आई है जो कि cheaper है. So, but yes, cervical cancer vaccine should be done, or HPV vaccine should be done. Lastly, coming to how is targeted therapy or immunotherapy different from chemotherapy? So target therapy is a therapy which is, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आजकल बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है, and बायोप्सी में we try to go into the deep dive into the DNA. अब आपने कैंसर सेल के DNA को रीड कर दिया और DNA में पता लगा दिया ये वाली म्यूटेशन है, उस म्यूटेशन के अगेंस्ट दवाई दे दी, बिकॉज ये म्यूटेशन कैंसर को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. Okay, और उसके अगेंस्ट साइंटिस्ट ने दवाई बनाई हुई है. okay, वो दवाई जब एक्ट करेगी तो उसको टारगेटेड थेरेपी कहेंगे. Okay. क्योंकि वो नॉर्मल सेल में तो म्यूटेशन है नहीं, वो correct. तो कैंसर सेल में से म्यूटेशन है. Okay, तो जाहिर बात है टारगेट थेरेपी बेटर काम करेगी, ज़्यादा लंबे समय तक काम करेगी, ज़्यादा पूरा काम करेगी देन कीमोथेरेपी. अब कीमोथेरेपी तो जेनरिक बात होगी ना, वो तो नॉर्मल सेल में भी जा रही है और कैंसर सेल में भी जा रही है, तो उसके Okay. साइड इफेक्ट ज़्यादा हो गए. hmm. सो टारगेट थेरेपी की एफिकेसी ज़्यादा है, ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स ज़्यादा है, साइड इफेक्ट्स कम है, और ओवरऑल एफिकेसी ज़्यादा है. तो वो So सारे target therapy is definitely preferred. और वो सारे कैंसर के लिए अभी नहीं, अवेलेबल टारगेट है. होना चाहिए ना. अगर टारगेट ही नहीं मिला, म्यूटेशन मतलब. पर्टिकुलर म्यूटेशन या पर्टिकुलर टारगेट मिलना चाहिए, तभी तो आप टारगेट थेरेपी दोगे. Okay, सो टारगेट थेरेपी एक नहीं है, कई सारी टारगेट थेरेपीज है, बट द टारगेट थेरेपी हैज टू बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टारगेट. okay, okay, टारगेट होगा तभी तो टारगेट थेरेपी काम करेगी. right. तो इसलिए कैंसर की बायोप्सी करना जरूरी है, बिकॉज हमें टारगेट भी ढूंढना होता है. Okay, अगर टारगेट नहीं मिलता तो कीमोथेरेपी करते हैं. कीमोथेरेपी कुछ जगहों पे कीमोथेरेपी ही की जाती है, टारगेट होता ही नहीं है. कुछ जगहों पे जहाँ पे टारगेट थेरेपीज होती है वहाँ पे टारगेट को ढूंढ के टारगेट थेरेपी भी की जाती है. and immunotherapy is this? सो इम्यूनोथेरेपी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ टारगेट थेरेपी, Okay, और वो सब कैंसर्स में काम नहीं करती. कुछ कैंसर्स में बहुत अच्छा काम करती है, कुछ में ओके ओके काम करती है. सो अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशंस वी यूज इम्यूनोथेरेपी आल्सो. बट इम्यूनोथेरेपी बेसिकली
वो एक ऐसे रिसेप्टर को टारगेट करती है जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, राइट? उसको PD-L1 या PD-1 कहते हैं। ओके वो सिस्टम को जब हम टारगेट करते हैं तो इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। ओके तो इट्स अ टारगेट थेरेपी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है तो कैंसर सेल को मारना शुरू कर देता है। आप ही का इम्यून सिस्टम ओके ओके आपके कैंसर सेल को मारता है, तो उसको वो भी एक इट्स अ फॉर्म ऑफ टारगेट थेरेपी ओनली, इट्स अ फॉर्म ऑफ टारगेट थेरेपी, बट क्योंकि वो इम्यून सिस्टम पे टारगेट को अटैक करती है तो उसको इम्यूनोथेरेपी भी कह देते हैं। ऑलराइट। इट्स इंटरचेंजेबल। सो आज भी ऐसा पॉपुलेशन है जो प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट फाइनेंशियली भी काफ़ी ड्रेनिंग हो जाता है। सो इन पेशेंट्स के लिए कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? ऑफकोर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, बट इतनी एक्सपेंसिव थेरेपीज गवर्नमेंट इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नहीं दे सकती। सो मैं कहूँगा इसमें गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो फर्स्ट सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। आई थिंक कोविड एक ऐसा पीरियड था जिसमें सब लोगों ने एक बार के लिए समझ लिया था कि हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर कुछ नहीं होने, राइट। एंड इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्थ Yes. इंश्योरेंस। सो एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना जिसमें कैंसर भी कवर हो। सो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ताकि आपको यू डोंट हैव टू, आपको मुसीबत के टाइम पे किसी और का मुंह ना देखना पड़े। एंड ऑफ कोर्स अवेयर रहना, ऑफ कोर्स अर्ली डिटेक्शन, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिससे आपको कैंसर हो ही ना, वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है Yes. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो एज फार एज फाइनेंशियल कॉस्ट इज कंसर्न, डेफिनेटली कॉस्टली है ट्रीटमेंट, देयर इज नो डाउट, and the only solution that comes to my mind is having a good health insurance. Without health insurance, I think किसी के लिए भी ट्रीटमेंट बियर करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। Right. So we will do a very short segment, that is quick advice from the expert. यहाँ पे I'll ask you a few questions and then you have to give advice for the same. Alright. So first one is one piece of advice to prevent cancer. Never take to smoking. Most overlooked symptom of cancer. Cancer has no one symptom. The answer is never overlook any symptom. Okay. Which is Investigate. off. Yeah. Okay. Next is common myth about cancer that you would like to debunk. Sugar eating does not increase cancer. Nice one. One habit that could significantly reduce cancer risk. Exercising. Your go-to tip for maintaining overall health. Exercising again. A message for families of cancer patients. Never give up. Most inspiring cancer recovery story you have heard. Immense. Many. If Not one. There are Okay. so many. if you could give only one tip for early detection. So be aware, don't overlook your symptoms, and investigate. One cancer screening test everyone should get. A complete health checkup once in a year. Your personal mantra for staying healthy. Exercising. All right. So thank you so much for joining us today and giving us your precious time. Thank you. And that wraps up our today's episode on all about cancer. So remember, awareness and timely action are your best defenses against this disease. So don't hesitate to share this episode with your loved ones, as it might just save a life. If you find our videos informative, don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram at Mankind Specialities for more such valuable health discussion on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.